अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, हमने लास्ट टाइम मैथमेटिकल बुक का जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट किया था और उसके हमने 2 टॉपिक शुरू किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को किन तरीक़ों से लिखा जाता है ये हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे अपने चैप्टर्स टॉपिक्स को कवर करेंगे और हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा वाइवा जो होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है टॉपिक्स कवर करेंगे। मीन्स कि हम क्वेश्चन वगैरह जो है वो स्किप कर देंगे, ओनली कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 2 टॉपिक की, ये सारे टॉपिक की लिस्ट है जो चैप्टर 1 में, तो 2 टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी नोटेशन किस तरह से उसे लिखा जाता है। तो ये हम थोड़ा जो है अपना रिपीट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 पार्ट पर कंटेंट होता है, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। रियल और इमेजनरी पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 तरीक़ों से लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड ऑर्डर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है z = a + आयोटा b। ए कोई भी रियल नंबर है एंड बी कोई भी इमेजनरी नंबर हो सकता है जिसके साथ आयोटा होगा। ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम जो है कोमा का यूज़ करते हैं साइन की जगह और आयोटा का यूज़ नहीं करते हैं। ओनली इसका फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो रियल होता है एंड सेकंड जो एलिमेंट होता है वो इमेजनरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है किस तरह सेट किया जाता है ये हम देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर कोई ऑर्डर फॉर्म में मिला हुआ है, Z1 है A, B एंड Z2 है C, D, तो इन्हें ऐड किस तरह करेंगे आप। इसका जनरल फार्मूला है कि ए को आप सी से करेंगे, मीन्स के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट से ए प्लस सी एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से बी प्लस डी। इस तरह से आप इन्हें जनरल फॉर्म है। अगर आपको ऑर्डर फॉर्म में अगर कोई नंबर मीन्स कि कोई जो है Z1 दे दिया है ए प्लस आयोटा बी, तो आप और Z2 दिया हुआ है A2 + आयोटा B2, तो जो भी आपको मिला हुआ है सिंपली आपने उसको पहले ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ये इजी वे है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपने उसको फिर क्या करना है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर मिली हुई तो उसको आपने ऑर्डर फॉर्म में कर लेना है। वहाँ से आपको ऐड करने के बाद डायरेक्ट आप जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम टॉपिक है, एडिशन के वैसे होता है। इसमें भी हम रियल पार्ट में से माइनस करते हैं रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट में से माइनस करते हैं इमेजनरी पार्ट। उसका जनरल फॉर्मूला आता है Z1 - Z2 = A - C B - D। ठीक है। अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये हमने कर लिया टॉपिक, ये भी कर लिया एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब डिवीजन हम क्लियर करते हैं। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही सिंपल होता है। कोई भी आपको Z1 मिला है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म मिली हुई है, A + आयोटा B, Z2 मिला है C + आयोटा D, तो आपके पास पहला मेथड ये है कि आप इसको रैशनलाइजेशन करें। रैशनलाइजेशन किस तरह करेंगे कि जो आपके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मिली हुई होती है, जस्ट आपको उसका साइन चेंज करके उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब भी आपको कोई 2 नंबर दिए जाएँ Z1 एंड Z2, या तो आप उसे रैशनलाइजेशन करें, ठीक है, तो इस तरह से जो है एंड लास्ट में ये टर्म बन जाएगी और आपने इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना है। या डायरेक्ट Z1 एंड Z2 मिला हुआ है, आपने उसके A, C और B, D को यहाँ पुट करके इस फार्मूले में, तो इजी वे क्या फार्मूला आप डायरेक्ट डिविजन्स को यहाँ पर कर लें। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल ये है, ये फार्मूला है, जस्ट आपने फार्मूले में A, B और C, D पुट कर लेना है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन इजीली निकाल लेंगे। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है A को C से मल्टीप्लाई करें, मीन्स के फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट एंड सेकंड का रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस इमेजनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करना है B × D, कोमा। इस तरह से आपको ये रियल पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। और ये आपको इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा। A को D से मल्टीप्लाई करें प्लस B को C से। ये जनरल वैल्यू है ABCD, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया। हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान टॉपिक है और इसे निकालना बहुत ही सिंपल होता है। जस्ट जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है
उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट की आपने साइन चेंज कर देनी है। उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। मीन्स कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मिला हुआ था तो हमने z कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं कि z के ऊपर इस तरह से बार लगा देते हैं, शो करते हैं हम मॉड्यूलस को। तो मॉड्यूलस इस तरह से निकला z मॉड्यूलस z कॉन्जुगेट को इस तरह से शो करते हैं, आपने बार लगा देना। तो z तो कॉन्जुगेट इस तरह से निकला कि आपने इमेजनरी पार्ट की साइन यहाँ पर चेंज कर दी। जिस तरह यहाँ पर 4+3 आयोटा था, आयोटा 3 के साथ है, 3 इमेजनरी पार्ट है, यहाँ पर इमेजनरी पार्ट के आपने साइन चेंज कर दी तो आपको कॉन्जुगेट ये मिल गया। तो इसकी डेफिनेशन हुई कि ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय z बार। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉड्यूलस भी, कॉन्जुगेट भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं मॉड्यूलस की तरफ। मॉड्यूलस में सिंपल आपने क्या करना होता है कि जो आपको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया हुआ है, जस्ट आपने उसका रियल पार्ट, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट का कोफिशिएंट पार्ट, यानी ये आयोटा जो आपकी वाई वैल्यू मिली हुई होगी, फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर करना है, सेकंड पार्ट का स्क्वायर करना है कोफिशिएंट का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो भी उसका रेडिकल ले लेना है, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो उसका मॉड्यूलस कहलाएगा, ठीक है। और इसमें नोट करने वाली बात है कि आपने आयोटा नहीं लेना यहाँ पर। जिस तरह अगर मिला है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4 या फिर 4 आयोटा आप कर लें, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि रेडिकल आप 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। आयोटा नहीं लेना क्योंकि हमने सिर्फ कोफिशिएंट लेना, कोफिशिएंट वो है जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 4 लेना है, ठीक है। इस तरह आपने इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना है, इनमें रेडिकल करें तो सिंपल मॉड्यूलस का फार्मूला ये है, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, तो मॉड्यूलस भी हो गया। अब हम करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है ऐसी आइडेंटिटी कि जिसको किसी नंबर के साथ प्लस करें, ऐड करें तो वो नंबर सेम ही रहे, ज़ीरो है। जिस तरह 3 में 0 ऐड करते हैं तो 3 ही रहता है, ठीक है। रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है। जिस तरह z1 है आपके पास x 3 प्लस 4 3,4, ठीक है। अब इसके अंदर मैं प्लस कर दूँ 0 0 को, तो रियल को रियल से करूँगा तो 3 प्लस 0 एंड 4 प्लस 0, तो हमारे पास 3 एंड 4 सेम ही रहेगा, तो ये नंबर सेम ही रहा स्क्वायर करने से, मीन्स कि ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है कि इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम ही रहे। जिस तरह 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 1 से तो आंसर आता है 3, तो ये 1 क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब सेम ही आएगा। तो ये रियल पार्ट की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 एंड 0। 1 एंड 0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, दिया हुआ था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि ऐसी आइडेंटिटी जिसको किसी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर 0 आए, मीन्स के लास्ट में कुछ ना बचे, सिंपल 0 बचे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 एंड 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 0, एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस ए माइनस बी। माइनस ए माइनस बी को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, और इसी को हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। रियल नंबर में क्या होता है कि अगर -3 दिया हुआ है तो +3 क्या हो जाएगा? इसकी एडिटिव इन्वर्स हो जाएगी क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 4 की -4 जाएगी क्योंकि आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसी आइडेंटिटी या ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 आए, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑर्डर फॉर्म में मिला हुआ है, मीन्स के z इज इक्वल टू a, b, तो आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। ये आइडेंटिटी है, मीन्स कि ये आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ तो आंसर 0 बचेगा। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिला हुआ है, मीन्स के z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो फिर उसकी आइडेंटिटी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स के लिए है और ये ऑर्डर के लिए, दोनों एक ही आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमारा एडिटिव आइडेंटिटी भी हो गई, एडिटिव इन्वर्स भी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो गया। हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं होता। जिस तरह आपको मालूम है कि ये हमारी वाई एक्सिस होती है एंड ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। इसको हम कहते हैं कि
एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू शो करते हैं। इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वाई एक्सिस को हम ले लेते हैं कि इमेजनरी एक्सिस, मीन्स कि हमारी वाई एक्सिस इमेजनरी एक्सिस है और एक्स एक्सिस हमारी रियल एक्सिस है। ठीक है, अब इस तरह सिंपल आपने क्या करना होता है, इमेजनरी नंबर जो मिला होता है उसको वाई एक्सिस पे ले लेना है, और रियल जो मिला होता है मीन्स के एक्स, उसको आपने हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे लेना है। जिस तरह कि आपके पास है z इज इक्वल टू Z1 हम लेते हैं कि 3 + 4 आयोटा। अब आपने क्या करना है कि z एक्सिस में 3 तक चले जाना है। ठीक है, हम z में ये x की वैल्यू मिली हुई है आपने, तो 0 1 2 3 यहाँ तक आप चले गए। देन 4 आयोटा, यानी ये आयोटा की वैल्यू है सारी आयोटा वाली इमेजनरी एक्सिस पे आएगी। तो 4 आयोटा कहाँ आ रहा है, पहले हमने देखा कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है तो हमने पॉजिटिव की तरफ 3 लिया। अब आयोटा भी पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस यानी इमेजनरी एक्सिस पॉजिटिव होता है तो हमने 4 तक चले जाना है। ठीक है, और जहाँ पर ये मतलब मिल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं Z1 है। इसी तरह हमारे पास Z2 है -3 -4 आयोटा। अब एक्स एक्सिस क्या हो गई -3, आपने -3 में चले जाना है। ठीक है, और आपकी वाई एक्सिस भी क्या है -4 आयोटा, तो -4 आयोटा नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ पर अगर ये इंटरेक्ट हो रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है, मिल रहे हैं, तो ये Z2 हो गया। इस तरह Z3 आपके पास है कि -5 आयोटा +7 आयोटा। तो अब एक्स एक्सिस क्या है माइनस में, माइनस तक आप चले गए, और वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव, आप पॉजिटिव में चले गए, जहाँ पर ये मिल रहे हैं वही। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। वेरी सिंपल ये इसका टॉपिक है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी टॉपिक हमने कर लिया। अब हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद रख लेनी है कि Z1 को अगर मल्टीप्लाई करें Z के कॉन्जुगेंट से, या फिर हम Z का जो मॉड्यूलस लेके इसको स्क्वायर करें तो आंसर सेम आएगा। आपने ये प्रूफ छोड़ देना है, क्योंकि 10 मिनट के वाइवा में या 15 मिनट के वाइवा में आपने प्रूफ नहीं करना होगा। जस्ट आपसे प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी कि Z को Z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो किसके इक्वल हो सकता है, तो आपने सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है। पहली प्रॉपर्टी है आपने सिर्फ याद कर लेनी है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपने ये याद कर लेनी है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपने ये याद करनी है। प्रूफ इनके आपने छोड़ देने, सिंपल आपने प्रॉपर्टी जो है इनकी याद रख लेनी है, आपने इनके डीप में नहीं जाना है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसे भी आपने याद रख लेना है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसे याद कर लेना है। ये सिक्स प्रॉपर्टी आपने इसे याद कर लेना है। ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी, इनइक्वलिटी मतलब जिसमें ये साइन आ जाए। ठीक है, इक्वलिटी इसको बोलते हैं जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए, इनइक्वलिटी मतलब इसमें इनइक्वलिटी नहीं होती, तो इसकी प्रॉपर्टी ये, इसे आपने याद कर लेना है, प्रूफ छोड़ देना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा हो गया तकरीबन हाफ चैप्टर हमने जो है यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म को हम सिंपली समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस लिया जाता है, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस लिया जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर शो किया जाता है कि Z1 को, ठीक है, तो यहाँ पर किया जाता है आपके पास मॉड्यूलस हो जाता है। मॉड्यूलस मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन इन अ पॉइंट। ठीक है, तो ये भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बन जाते हैं, एंगल बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है XY प्लेन पर, ठीक है, XY प्लेन पर शो किया जाता है, तो वहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है, आपके पास क्या आ जाता है, मॉड्यूलस आ जाता है। ये दो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आ जाती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को XY प्लेन में शो करने के लिए, क्योंकि आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको एंगल भी पता होना चाहिए। तो सिंपल पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि Z इज इक्वल टू X + आयोटा Y। यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे किसमें, XY प्लेन में, तो फिर आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एंगल भी चाहिए होगा एंड मॉड्यूलस भी चाहिए होगा। तो जब आपको एंगल और मॉड्यूलस वाली फॉर्म में जो आपको नंबर मिल जाता है उसको हम सिंपल कहते हैं कि वो हमारी पोलर फॉर्म है। ठीक है, और वो किस तरह से लिखते हैं कि जब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल आपने XY प्लेन में शो करना है तो आपको एंगल और मॉड्यूलस चाहिए होता है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने मॉड्यूलस ले लेना है, ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट तक का फासला, और हमने मॉड्यूलस लेने का तरीका हमने सीखा है कि Z इज इक्वल टू X² +
और इमेजनरी पार्ट है कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने मॉडुलस लेना तो एंगल हमें मिल जाएगा, एंगल आपने पुट करना है, ठीक है। और सिंपल आपका क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है। थीटा आप कैसे मालूम करेंगे, कोस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, इसका क्या फंडा है, ये अभी हम समझते हैं किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर आपने एंगल निकाल लिया और आपने मॉडुलस निकाल लिया तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं XY प्लेन पर, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखें Z या फिर हम R लिख देते हैं, R या R भी हम क्या शो करते हैं मॉडुलस को सिंपल, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं Z इक्वल टू R मल्टीप्लाई कोस आर्ग्यूमेंट Z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट Z, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है कि Z इज इक्वल टू मॉडुलस R कोस को C से, आयोटा को I से और साइन को S से, थीटा। तो आपसे क्वेश्चन हो सकती है कि पोलर फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे Z इज इक्वल टू R प्रोनाउंस कर देंगे सिस थीटा, ठीक है। तो ये इसकी पोलर फॉर्म होती है जिसके अंदर एंगुलर और मॉडुलस आगे ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमने मॉडुलस तो पता कर लिया कि कैसे निकालते हैं, हम पढ़ते हैं कि आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, जो सेकंड चीज़। वाओ, 4 फार्मूलास आर्गूमेंट निकालने के, लेकिन बट बहुत ही ईजी हैं, ठीक है, समझने की बात है। तो मैंने बताया कि आपको यहाँ पर क्या जो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने क्या निकालना है, तो मॉडुलस निकाल लेना है, ठीक है, और सेकंड आपने एंगल निकालना है। मॉडुलस का फार्मूला आपने पढ़ लिया, एंगल आप कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने का क्या बस 4 केस है। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है रियल पार्ट भी होगा, इमेजनरी पार्ट भी होगा, और ये भी हो सकता है कि रियल पॉजिटिव हो, रियल इमेजनरी पॉजिटिव हो, रियल नेगेटिव हो, इमेजनरी पॉजिटिव हो, रियल नेगेटिव हो, इमेजनरी नेगेटिव हो, रियल पॉजिटिव हो, और मे बी इमेजनरी नेगेटिव हो। तो 4 केस आपके पास आ गए, ठीक है। अगर रियल पॉजिटिव है, इमेजनरी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मीन्स कि आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इस तरह से निकाला है कि tan इनवर्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गया हुआ है आपको मिला हुआ है, इसके y को डिवाइड कर देना x से और उसका इन्वर्स निकाल लेना, आपको एंगल मिल जाएगा। अगर केस ये है कि रियल नेगेटिव y पॉजिटिव तो आपने ये यूज़ कर लेना है, रियल नेगेटिव y पॉजिटिव आपने ये यूज़ कर लेना है, रियल पॉजिटिव और इमेजनरी नेगेटिव तो आपने ये यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से आपने आर्गूमेंट निकाल कर वैल्यूज़ आकर आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। सिंपल इसकी पोलर फॉर्म हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये पोलर फॉर्म हो गई और शॉर्ट फॉर्म ये हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पोलर फॉर्म भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं डी मोरस थ्योरम की तरफ। सिंपल डी मोरस थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो आपने ये ध्यान में रख लेनी है अपने माइंड में कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमने जस्ट कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन क्लियर करनी है टॉपिक्स की, और उसी में से हमसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। हमारे पास 10 मिनट के अंदर इतना टाइम नहीं होगा कि हम प्रूफ करें या क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि आम तौर पर भी अगर हम कोई क्वेश्चन और प्रूफ करते हैं तो कई बार में 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं, और अगर क्वेश्चन लंबा है तो 20 से 15 मिनट 25 मिनट में लग जाते हैं आम, ठीक है। तो जस्ट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो डी मोरस थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम ये पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो डी मोरस थ्योरम, सिंपल डी मोरस थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड आउट द nth पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डी मोरस के थ्योरम के अंदर जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, सिंपल उसके अंदर मॉडुलस जो है वो 1 होगा, मीन्स के z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको इस फॉर्म में जो है नंबर गिवन होगा डी मोरस थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो डी मोरस थ्योरम क्या करता है कि जो आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये आपको नंबर मिला हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट या इसका इमेजनरी पार्ट इस फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा, और इसका कोई भी आपको पावर दे दिया जाएगा, मीन्स के पावर 1000, या फिर ये आपको दे दिया जाएगा कि पावर 50, 59 और 60, या फिर 0, 1/2 पावर मालूम करो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम डी मोरस थ्योरम के ज़रिए से बहुत ही 1 मिनट के अंदर हम उसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं nth पावर। nth पावर मतलब हमने जनरल नाम दे दिया है कि n कोई भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 50, 100, लाख, करोड़, इनफाइनाइट जा सकता है, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। तो डी मोरस थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड आउट nth पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा इस फॉर्म में, उसका आपने nth पावर मालूम कर लेना है। मालूम कैसे करेंगे डी मोरस थ्योरम के अंदर, तो हमने ये क्लियर हुआ कि डी मोरस थ्योरम को nth पावर कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करने में हेल्प करता है। तो डी मोरस थ्योरम की ये एक ही स्टेटमेंट है जो कि आपको पूरे टॉपिक को समझने में क्लियर होगी कि कोस थीटा प्लस आठ और थीटा पावर n, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पावर n आपने दिया हुआ है, आप कैसे फाइंड करेंगे इसके n पावर, जस्ट कोस n थीटा, मतलब कि जो भी आपको पावर मिला हुआ था ना, आपने पहले के एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना और उसी को ही सेम सेकंड के साइन n थीटा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। किस तरह,
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको मिला हुआ था। आपने क्या करा, उसके पावर को पहले के एंगल के साथ एंड सेकंड के एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका ये निकल गया आपका एन पावर। और ये कंडीशन क्या लाएगी, एन पावर निकल गया इसका, तो हमने सिंपल कर लिया। जस्ट हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि आपके पास मिला हुआ था z इज इक्वल टू कोस 45 प्लस आयोटा साइन 45, ठीक है। और इसका आपने क्या करना था, आपने इसका रूट मालूम कर लेना था। यहाँ पर n रूट मतलब n ले लिया 2, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्म सिंपल, ये वाली ये फॉर्म हो गई, ठीक है। तो जस्ट आपने यहाँ क्या करना है, अब हमने पढ़ा था कि आपने क्या करना है, कोस एन थीटा यानी n जो है इसको कोस थीटा के एंगल के साथ मल्टीप्लाई करो। तो z इज इक्वल टू कोस एंगल क्या है 45, तो 2 मल्टीप्लाई 45। और यही आपने क्या करना है, पावर को साइन के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, साइन के एंगल के साथ 45 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो z इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस 2 मल्टीप्लाई 45 90 प्लस आयोटा साइन 90। तो ये आपने nth पावर निकाल लिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपको n की पावर में दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर 1000 आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 100 आ जाए, आपने सिंपल क्या करना है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी एंगल दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके जो आंसर एंगल का निकलता है आपने इस फॉर्म में लिख देना। और आपने कहना है कि ये n पावर है, ठीक है, डी मोरस थ्योरम की ये पावर है। अब डी मोरस थ्योरम का अगर 0 पावर हो तो 0 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 0 और साइन 90 से साइन 0 ये हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा 1 और साइन 0 हो जाएगा 0, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। पहला केस तो हो गया ये कि अगर 0, सर आपसे पूछ सकते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 0 डी मोरस थ्योरम सेल करें तो क्या आंसर है, आप कहेंगे 1, ठीक है। अगर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल से। n था पॉजिटिव तो सिंपल पॉजिटिव n मल्टीप्लाई एंगल, ठीक है, एंड पॉजिटिव n मल्टीप्लाई एंगल ऑफ साइन, ठीक है। तो या ये आपको इस तरह से केस निकल जाएगा। इसके अंदर आपने क्या कर लेना है कि अगर आपको अगर थर्ड केस ये कि अगर n नेगेटिव हो, n नेगेटिव हुआ तो हम नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल आपने फर्स्ट केस जो है याद रख लेना है। बस आपने ये याद कर लेना है कि जो भी पावर मिला हो उससे एंगल से मल्टीप्लाई करना है, फिर वो नेगेटिव हो, 0 हो, पॉजिटिव हो, 1/2 की फॉर्म में हो, जैसे भी हो, ठीक है। तो नेगेटिव मिला होता है तो माइनस नेगेटिव n मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। आपने प्रूव छोड़ देना, आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है। इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को आपने लेकर चलना है कि जो भी नंबर दिया आपको दिया हुआ है आपने सिंपली एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है p/q की फॉर्म में, तो आपने p/q मल्टीप्लाई थीटा, p/q मल्टीप्लाई थीटा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही प्रूफ आपने छोड़ देना, वही कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। डी मोरस थ्योरम भी हमने क्लियर कर लिया, मतलब हमने आधे से ज़्यादा अपना चैप्टर यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें ये सारे टॉपिक हमने पढ़े, इनकी एप्लीकेशन, इनका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे क्योंकि हमें 10 मिनट 15 मिनट के वाइवा में भी कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मगर उस 1-2 क्वेश्चन के लिए हम जो है टाइम अपना जो है वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब हमारा टॉपिक जो है वो है nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक कि ये वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो गई है, आई थिंक 24 मिनट्स होने वाले हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर 1 को हमने 2 वीडियोस में डिवाइड किया। इंशाल्लाह कंप्लीट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू बाय स्किपिंग क्वेश्चन हम जो है इसको 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें हम क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को है स्टार्ट करेंगे और इसको लास्ट तक लेकर जाएंगे और चैप्टर को एंड करेंगे इंशाल्लाह। और ये बात याद रखें कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो सिंपल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।